हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट 2026 PYQ सीरीज। और इस सीरीज में अपना जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का पार्ट है और क्लास 12th के जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक कंडक्टेंस है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। मेजरली ये और एक बैटरी वाला पार्ट है जिसमें से सवाल अपने इन 4 टॉपिक्स में से आते हैं। तो मेजर वो 3 का बाइफर्केशन है और उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द मोलर कंडक्टिविटी। इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.05 मोलर solution of a monobasic weak acid, monobasic weak acid मतलब जिसका एनलेंसी फैक्टर n फैक्टर 1 है, is 90 Siemens centimeter square per mole, its extent of dissociation will be। हमसे क्या पूछा है उसने? अल्फा का वैल्यू। अब अल्फा का वैल्यू क्या होता है? लैम्डा मोलर बाय लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहां पर मुझे एसिड तो नहीं दे रखा है लेकिन ये बोला हुआ है कि मोनोबेसिक वीक एसिड है, तो लेट द एसिड बी कॉल्ड एज HX। हम क्या बोल देते हैं उसको? HX। अब HX में H प्लस कैटायन है और X माइनस एनायन है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम निकालेंगे इस गिवन वैल्यू से, यानी व्हाट इज लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ HX इक्वल टू कैटायन का 349.6 प्लस एनायन का कितना है? 50.4। सो दिस इज 350 एंड 50 400। ये हो गया आपके पास 400 सिमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपके लैम्डा m का वैल्यू आया है 400 सिमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और क्वेश्चन में सर हमको लैम्डा m गिवन है। लैम्डा m सिंपली मुझे गिवन है कितना? 90 सिमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब ये दोनों वैल्यूज को मैं यूज करूंगा किसके अंदर? इस फॉर्मूले के अंदर। अल्फा की वैल्यू निकालनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। सिंपली रेशियो ऑफ मोलर एंड रेशियो ऑफ मोलर एट इनफाइनाइट, लिमिटिंग वैल्यू से क्या कर देंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे अल्फा का जो वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू, दैट वुड बी 90 डिवाइड बाय 400। अब अपन से अगर इसने परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे, बट यहां पे दिख रहा है सब वैल्यू 1 से क्या है? कम है, तो इसलिए हमको इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है। तो 0 से 0 गया, 428 है ना, 428 45 20 410 40, तो 0.0225 0.225 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां पे 0.225, यानी अल्फा का वैल्यू आया 0.225। क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90/40, 9/4 इंटू 10⁻⁻1, और 9/4 कितना होता है? 2.25। तो 2.25 इंटू 10⁻⁻1 इज 0.225, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.6487 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू अ वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी मेरे पास इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का। और कॉपर सल्फेट में हमारे पास कौन कौन से आयंस हैं? कॉपर एंड सल्फेट आयंस। अब एक्वस सॉल्यूशन है तो यहां पे वाटर भी है। ये मुझसे पूछता है कि अगर 100 सेकेंड्स तक 9.6487 का करंट का हम यहां पर पास करेंगे सॉल्यूशन के अंदर से, तो हमको कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। यानी उसने पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में, आपको ये फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जानने की जरूरत नहीं है, सिंपली कॉपर का आंसर करना है। तो कॉपर के लिए हमको ये देखना है कि हम कितना क्यू या कितना फैराडे पास कर रहे हैं। एक तरीका ये है, एक पहले हम फॉर्मूले वाले तरीके से करते हैं। फॉर्मूले वाला तरीका क्या है? फॉर्मूले वाला तरीका है वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू करंट इनटू टाइम इन सेकंड्स डिवाइड बाय 9, यहां पर इसने क्या दे रखा है? 96487, तो 96487 हम यहां पर वैल्यू लेंगे। क्लियर? अब इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका डिपोजिशन कर रहे हैं हम? कॉपर का। तो कॉपर इज 63.5/2, करंट इज 9.6487, टाइम इज 100 सेकेंड्स। टाइम कितना है? 100 सेकेंड्स। करंट है 9.6487 और डिवाइड बाय करेंगे 96487। ठीक,
यहां से आपके पास 964.87 ये वैल्यू हो जाएगा, और 9.6487 ये कितना टाइम्स चेंज हो जाएगा, 100। ठीक, ये हुआ आपका 236, 212, 2714, 2510 डिवाइड बाय 100, तो आपका आंसर आएगा 0.3175 ऑफ ग्राम्स, यानी इतना कॉपर आपका डिपॉजिट हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर आया। सर फॉर्मूले से आंसर आया, ऑल राइट कर लेंगे। डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि जितने इक्विवेलेंट होते हैं वो उसके बराबर होते हैं कि जितने फैराडेज आप पास करते हो। जितने भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडेज होंगे। तो अगर हम फैराडे निकाल ले तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट। अब जैसे इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और नंबर ऑफ फैराडेज को क्या बोलेंगे, Q अपॉन 96487, बिकॉज 1 फैराडे का वैल्यू पर फैराडे में कितना चार्ज है वो नंबर ऑफ फैराड्स हो गया। तो यहां पर चार्ज टोटल कितना है मेरे पास, चार्ज का वैल्यू है I इंटू टी, यानी 9.6487 9.6487 इंटू 100 डिवाइड बाय 96487। जैसे इसको हटा दें अगर अपन तो ये 10 टू द पावर -4 हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 10 टू द पावर -2, ये यहां पर आया। यानी इक्विवेलेंट कितने हैं, 10 पावर -2, 0.01 फैराडे लगेगा, या 0.01 फैराडे के लिए कितना डिपॉजिट होगा, 0.01 इक्विवेलेंट। अब वेट कितना है सर, वेट निकालना है। कॉपर का इक्विवेलेंट मास, मोलर मास डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 0.635 डिवाइड बाय 2 विच इज नथिंग बट 0.315 ग्राम्स। दिस इज 3175 ग्राम्स। ठीक है, 0.315 ग्राम्स एग्जैक्टली, 0.315 ग्राम्स। यहां पे भी हम क्या कर लेंगे, 0.315 ग्राम। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? सेम क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक बार उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के और दूसरी बार उसको नंबर ऑफ फैराडेज को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बराबर करके। तो ये तरीका अपनाया जा सकता है दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने। इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि हमको कहीं ये तो नहीं कि वो बताना चाह रहा है कि देखो ये प्रोडक्ट जमा हो रहा है, जैसे इसमें कॉपर का डिपोजिशन की बात वो कर रहा है। जरूरी नहीं है कॉपर डिपॉजिट हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रोलाइट हो, तब आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो उस केस में हमको पहले ये चेक करना होगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। बेसिकली लिस्ट 1 लिस्ट 2 को क्या करना है, हमको मैच करना है। यहां पे हमको दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्शन और राइट हैंड साइड में उसका चार्ज। तो यहां पे हम पहला दूसरा देखते हैं, फिर देखते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा इज दैट द आंसर, नहीं तो फिर हम आगे 3, 4 भी सॉल्व करेंगे। जैसे पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट नंबर ए का रिएक्शन क्या है कि 1 मोल ऑफ H2O, H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में। यहां पे आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यहां थोड़ा सा हम रेडॉक्स का हेल्प लेंगे। जैसे कि यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है 0। ठीक है, अब यहां पे -2 से 0 ये क्या हुआ है, 2 का इंक्रीज हुआ है, 2 का इंक्रीज हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2, यानी इसके 1 मोल ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। तो अगर इसका 1 मोल हम ले रहे हैं H2O से O2, तो इसने कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2 मोल, यानी कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। अब ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 2 इंटू 1 फैराडे विच इज 2 फैराडे। अगर कुलाम में बोलेगा तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 96500। तो फर्स्ट का जो कॉलम मैचिंग है वो किससे है, सेकंड से। अब देखें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या क्या है इसके, ए का 2 एंड ए का 2 ही देखा है अभी अपन ने, तो ए का 2 हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ए का तो मैचिंग हो गया। सेकंड क्या है, MnO4 माइनस से Mn+2, एक बार इसको देख लेते हैं। MnO4 माइनस से Mn+2, इसको चेक करते हैं। सर मैंगनीज का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इज +7 और यहां पे मैंगनीज का इज +2। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे 5 से डिक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल 5 से क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है,
यानी इस स्पीशी ने 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स क्या किए होंगे बच्चा, गेन किए होंगे। जब ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसके 1 मोल के लिए, इसके 1 मोल के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, गेन हुए हैं। तो कितना चार्ज पास हुआ है, 5 फैराडे। कितना, 5 फैराडे। अब देखो 5 फैराडे कहां पर है, 5 फैराडे ये रहा आपका 1 मोल से, ये फोर्थ से मैचिंग हुआ, यानी कि आपका सेकंड किससे मैच कर रहा है, फोर्थ से। तो ए कर रहा है सेकंड से और बी कर रहा है फोर्थ से, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। एक बार सी का भी देख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस। सी क्या कहता है, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड में क्या होगा, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम +2 है ना, +2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग कैल्शियम। मैंने यहां पे क्लोरीन के बारे में नहीं लिखा है ना, क्लोरीन क्योंकि यहां पे बात कर रहा है किसकी, कैल्शियम की बात कर रहा है, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम, तो इसीलिए यहां पर कैल्शियम के बारे में अपन ने लिखा है। तो कैल्शियम का 1.5 मोल अगर मुझे डिपॉजिट करना है तो इसका 2 × 1.5 मोल लगेगा, यानी कि कितना लग जाएगा चार्ज, टोटल चार्ज कितना लगेगा, टोटल चार्ज विल बी 3 फैराड्स। कितना लग जाएगा, 3 फैराड्स। अब 3 फैराड्स कहां दिख रहा है आपको, ये रहा फर्स्ट, ठीक है। तो अब अपने ऑप्शन में देखते हैं हम, क्या सी का फर्स्ट है ऑप्शन, यस। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा यहां पर, थर्ड। नोट कर लें, चलें आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द वन विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करोजन, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करोजन। करोजन में आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये अपने को बताना है। जैसे पहला कहता है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ करोजन, तो ये तो है, दिस इज राइट स्टेटमेंट बट रॉन्ग ऑप्शन, है ना। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, देखते हैं। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द करोजन। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज ऑर्नामेंट्स, ये भी करोड होना कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, सेकंड, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ करोजन। तो इसमें करोजन नहीं होता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड पे हाइड्रोजन आता है और एनोड पर ऑक्सीजन आता है, तो ये कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। अब यहां पे आपको एक सेल नोटेशन दिया हुआ है, किसके बीच में, जिंक और आयरन के बीच में, जिंक के आयंस और फेरस आयन के बीच में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया हुआ है जिसका पोटेंशियल दे रखा है आपको 0.32 वोल्ट्स। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमको देखना है रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है। इनफैक्ट जो सेल रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से ही रिएक्शन आती है, तो यहां पे घपलेबाजी नहीं होगी। यहां पर क्या होगा, जो सेल रिप्रेजेंटेशन है उसी के हिसाब से रिएक्शन होगा, और अगर रिएक्शन नहीं दे तो हम इस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से क्या करेंगे, सेल रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट द रिएक्शन फर्स्ट। जिंक प्लस Fe+2 गिव्स जिंक +2 प्लस Fe। दोनों के दोनों बाइवेलेंट है, इसीलिए दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या लगेंगे, सेम लगेंगे। तो 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ फेरस टू गिव 1 मोल ऑफ जिंक +2 एंड 1 मोल ऑफ फेरस सॉलिड। जो मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में है और जो आपके आयंस हैं वो एक्वस फॉर्म में है ना। अब यहाँ पे मेरे को 1 फैराडे का वैल्यू भी दे रखा है, मुझे यहाँ पे सेल पोटेंशियल दे रखा है। कुछ भी नहीं करना है, हमको निकालना है यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क होता है आपका नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी। एंड व्हाट इज द यूजफुल वर्क इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो माइनस ऑफ डेल्टा जी कितना हुआ आपका, चार्ज। चार्ज कितना है सर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का 1 फैराडे है, n मोल्स के लिए कितना हो जाएगा, n इंटू फैराडे। और वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, EMF, तो ये NFE हो गया, यानी डेल्टा जी किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ NFE, माइनस ऑफ NFE। अब देखें डेल्टा जी में यहां पर हमको क्या क्या दे रखा है सर, n कितना है यहां पर, n देखो, जिंक से जिंक +2, 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस, इसके लिए Fe+2 से Fe, 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का गेन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। 1 फैराडे का वैल्यू 96487 इंटू EMF कितना है 0.32, 0.32। ये आपका हो जाएगा डायरेक्टली -2 माइनस 0.64 इंटू 96487, ठीक है। ये 64 जो है, अब आपको इसको राउंड ऑफ करना भी सीखना है
कि 9.6 या 96 को 6.4, अभी जैसे ये जो आंसर आएगा ये आएगा जूल में, प्रोबेबली ऑप्शन में हमको क्या दे रखा होगा, किलो जूल, यस किलो जूल दे रखा है। तो किलो जूल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से डिवाइड भी करेंगे। सो दिस विल बी योर किलो जूल पर मोल का ऑप्शन। अब ये किलो जूल में अगर अपन हटाएंगे तो 96.487, यानी डेल्टा जी का वैल्यू होगा माइनस ऑफ 0.64 इंटू 96.487, यानी लगभग 64% होगा किसका, 96.487 का। ठीक है, तो 64 का अगर अपन देखें, जैसे ये 96.64 है तो 64/100 लिखेंगे इसको, यानी 96.487 का 64% है। या ये बोले कि 64 का 96.487% है, यानी अप्रोक्सीमेटली 64 का 96% इज माय आंसर। तो 64 का 96% 64 के थोड़ा सा कम वैल्यू होगा, इट विल बी अ लेसर वैल्यू देन 64। तो 64 से कम वैल्यू जो मुझे दिखे एंड दैट टू विद नेगेटिव दिखे, वो ऑप्शन क्या है सर, ये दोनों तो सिरे से खारिज हो गए। क्यों खारिज हो गए, क्योंकि ये तो 5 है, 64 का 96% 5 तो हो नहीं सकता, ये प्लस है तो ये प्लस होने की वजह से नेग्लेक्ट हो गया। तो हमारे पास ओमिशन मेथड से क्या बचा, ऑप्शन नंबर 1। तो मेरा करेक्ट आंसर होगा जो फर्स्ट ऑप्शन है, -61.75 किलो जूल पर मोल, दैट इज माय आंसर। दिस इज योर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द सेल, क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन 1 मोलर थी तो ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। ठीक है, गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो जनरली जो फिजिकल का पार्ट है उसमें मैथमेटिकल होल्ड थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के जरिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, चाहे वो PYQs हो, चाहे वो हमारे क्लास नोट्स के क्वेश्चन हो, है ना, उनको निरंतर करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस से अपना जो फिजिकल है उसका जो है ना टाइप ऑफ क्वेश्चन है या मेथड ऑफ क्वेश्चन है, ये वहीं से समझ में आता है, ये वहीं से इनहैंस होता है, बेटर होता है। हमारा परफॉर्मेंस कैसे इनहैंस हो किसी भी न्यूमेरिकल टॉपिक में, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर, है ना, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ा देते हैं तो एरर कम हो जाता है। ऐसे आपके नेगेटिव मार्किंग्स कम हो जाएंगे जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बार बार करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि सर ये मुझे आता है, इसका आंसर मुझे पता है, इट्स नॉट दैट। आपको उस क्वेश्चन को करना होता है, उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना होता है ना। तो दैट विल मेक योर फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल्सो, दैट विल मेक योर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री बेटर। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर। सेंटीमोलर, सबसे पहले तो कंडक्टिविटी कपा, सेंटीमोलर, सेंटी मीन्स 1/100, यानी कि कंसंट्रेशन कितनी है 1/100 मोलर, 1/100 मोल्स पर लीटर हमारे पास मोलैरिटी है उस सॉल्यूशन की। कंडक्टिविटी कप्पा भी दे रखा है मुझे 0.0210, कप्पा इज 0.0210, 0.0210, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। This is my question so far. And the resistance of the cell containing solution at 25 degree C is 60 ohm. Resistance का value कितना है बेटा, 60 ohms. How much is our resistance? 60 ohms. तो ये मेरे को given values हैं. These are all given values. ठीक है सर, क्या बोलता है आगे वो? The value of cell constant. The value of cell constant. The value of cell constant. What is cell constant and what is kappa and what is resistance? इनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? देखें, जो भी आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है या कंडक्टिविटी होता है, दैट इज G into G star. Now what is this G and G star? G is conductance, G star is cell constant. इसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है L/A, लेंथ डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये सेल कांस्टेंट हो गया। और G जो है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कपा। तो L/A या फिर G स्टार किसके बराबर होगा, कप्पा इंटू आर। किसके बराबर हुआ, कप्पा इंटू आर। अब कप्पा कितना गिवन है मुझे, कप्पा इज 0.0210 एक्सक्यूज मी 0.0210 इंटू रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, रेजिस्टेंस है 60 ओम्स। तो 60 ओम्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब ये था ओम इनवर्स और ये था ओम, तो ओम इनवर्स से ओम गया, बचा क्या इसके पास, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपके पास आया 0.21 इंटू 6। So this is 616, 6 to 12, 6 to 12, 1.26 centimeter inverse. This is your G star. Cell constant का वैल्यू आया
1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। इजी है, डूएबल है ना। इलेक्ट्रो के क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि चैप्टर जितना बड़ा है उतने ही टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसके हैं वो इजीली हो जाते हैं। हाँ, ये है कि इसमें कंसेप्ट लगता है। प्रॉबेबली जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला पार्ट है उसमें आपका बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। इसमें आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कौन बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा। ये थ्योरी में तो आप रेडॉक्स में भी पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे उसका एप्लीकेशन आता है, आप उसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में कि सर हमको 2 हाफ सेल की रिएक्शन दे रखी है, मेरे को 2 हाफ रिएक्शन दे रखी है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल है, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, बताइए कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन किसे ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा। ये सारे सवालात जो हैं इसको फिर और स्टैंडर्ड कर देते हैं। कौन एसिड में से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, किसके बर्तन में किस सॉल्यूशन को रखा जा सकता है, किसके वेसल में किस सॉल्यूशन को रखा जा सकता है, एंड क्वेश्चन लाइक दीज। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा प्रोबेबल होते हैं आने के, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा ट्रबल करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वरना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ वेरी फैंटास्टिक टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ईजी है ना, कूल टू गो चैप्टर है। बस यहीं पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम गलतियां कर जाते हैं। हम जनरली टेबल को रटते हैं, है ना, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, नीचे से ऊपर आने को क्या होगा, ये गलती भी होती है। और एनसीईआरटी का सीक्वेंस हमेशा कहीं ना कहीं पे आप देखोगे तो उल्टा होगा। एनसीईआरटी में ऊपर फ्लोरीन है, कई जगह पे ऊपर लिथियम लिखाते हैं, नीचे फ्लोरीन, ऊपर फ्लोरीन नीचे, ऐसे करके। तो इंस्टेड ऑफ दैट जो एबिलिटी ऑफ एसआरपी या एसओपी है उसको ध्यान में रखें कि एसआरपी का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है। तो वहां से आपको वैल्यू के बेसिस पे ये समझ आएगा कि किसको किसको रिड्यूस करना है, किसको किसको ऑक्सीडाइज करना है, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, एंड स्टफ लाइक दैट। जो और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोले, इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसीलिए उनको पढ़ना भी 2-3 बार पड़ता है। क्लियर? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एक सही एक गलत, एक सही 2 सही, एक असर्शन एक रीजन वगैरह वगैरह। इन इक्वेशन डेल्टा जी ऑफ आर रिएक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन। यस ऑफ कोर्स। कैसे? देखो, जब हम डेल्टा जी लिखते हैं, इनफैक्ट यहां पे जो सिंबॉलिकली दे रखा है डेल्टा जी आर इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अब ये जो ईएमएफ ऑफ सेल है ना, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है ये? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी ये हमारा अमाउंट बेस्ड प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि अमाउंट को कम ज्यादा कर देने पर बेसिकली इसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये महाशय यहां पर जो 1 फैराडे की वैल्यू है, ये खुद में एक कांस्टेंट है, तो ये इंटेंसिव हो गया और ये हो गया कांस्टेंट। बचा क्या? n, यानी कि n अगर चेंज हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, तो उसका वर्क डन चेंज हो जाएगा, सेल का जो यूजफुल वर्क है वो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर जो डेल्टा जी है ना, वो बोलता क्या है कि असर्शन है कि इन इक्वेशन डेल्टा जी, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन n, मतलब n पे डिपेंड करेगा। n ज्यादा होगा तो आपका डेल्टा जी ज्यादा होगा, यानी सही है। अब रीजन, ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि n पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि दिस इज प्रोपोर्शनेटली चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंज इन n, यानी डेल्टा जी चेंज होगा जब n चेंज होगा, तो इसीलिए n डिपेंडेंसी डेल्टा जी पे आ गई। और क्योंकि ये अमाउंट, ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो अमाउंट पे जिसकी डिपेंडेंसी आ गई दैट बिकम्स एक्सटेंसिव। सो दिस बिकम्स एक्सटेंसिव एंड दिस बिकम्स इंटेंसिव। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आपका डेल्टा जी n बदलने पे चेंज हो जाता है। इन इक्वेशन डेल्टा जी, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन n, बिकॉज मोल पे जो डिपेंड कर रहा है वो एक्सटेंसिव है, जो मोल पे डिपेंड नहीं कर रहा वो क्या है, इंटेंसिव। इनफैक्ट अगर आप यहां से ये भी देखो कि डेल्टा जी बाय n का वैल्यू क्या है ना, तो यूजफुल वर्क डन पर मोल इज इक्वल टू द चार्ज पासिंग थ्रू द सिस्टम। तो जितना चार्ज आप पास कर रहे हो, है ना, 1 फैराडे, सॉरी चार्ज नहीं, सॉरी यहां पे F इंटू ई सेल, F इंटू ई सेल, ये आपका क्या हो गया। अब ई सेल अमाउंट इंडिपेंडेंट, फैराडे कांस्टेंट, तो अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी n बदलने पर डेल्टा जी बदलेगा और n घटने पर डेल्टा जी घटेगा। तो इसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड
आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 4 रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 से कॉपर। ये ध्यान रखना, यहां पे वो फील्डिंग सेट करता है आपकी, ये ध्यान रख लेना। हमें क्वेश्चन में कहां पे वो डिच करेगा, वो क्वेश्चन टफ दे के डिच नहीं करेगा, वो आपको डिच करेगा भैया देखो मैंने इसका तो रिडक्शन लिखा है, आगे का ऑक्सीडेशन लिखा है, तुमने सबका ऑक्सीडेशन पढ़ा, तुमने सबका रिडक्शन पढ़ा, और यही वो चाहता है कि आप गलती करें, और यही हमको सावधान रहना है कि गलती नहीं करनी है। तो यहां पर देखो पोटेंशियल किसका है, कॉपर +2 से कॉपर, यानी रिडक्शन है। Zn+2 से Zn, ये भी रिडक्शन है। Fe+2 से Fe, ये भी रिडक्शन है। Ag+ से Ag, ये भी रिडक्शन है। यानी कि जो वैल्यूज हैं ये किसकी वैल्यूज हैं, सबके रिडक्शन की। तो मैं ये बोल सकता हूं कि स्टैंडर्ड वर्ड बोल रहा है, तो ये सब क्या हो गए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एंड यहां पे सबसे ज्यादा जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज ऑफ Ag+। सिल्वर आयन का SRP सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपकी बारी आती है कॉपर की, कॉपर के बाद आएगी आयरन की, और आयरन के बाद आएगी जिंक की। तो सिल्वर के बाद बारी किसकी, कॉपर की, कॉपर के बाद आपके फेरस आयन की, और उसके बाद आपके जिंक आयन की, Zn+2। ये हमारे पास क्या हो गया, SRP का सीक्वेंस। यानी कि प्रायोरिटी ऑर्डर में जो आपका सिल्वर है वो सबसे पहले खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, फॉलोड बाय कॉपर, फॉलोड बाय फेरस एंड फॉलोड बाय जिंक। अब ये क्या बोलता है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं हो सकता। तो सर हर सूरत हाल में सिल्वर अपना रिडक्शन करेगा, और हर सूरत हाल में Zn+2 नहीं, जिंक अपना क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। क्योंकि अगर इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सीक्वेंस जमा है तो Ag का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा, then copper, then iron, and then zinc. So zinc has the highest tendency to oxidize, whereas Ag+ has the highest tendency to reduce itself. Metal oxidize होता है, metal का ion reduce होता है, unless कि दोनों ions ना हो, जैसे Fe+2 Fe+3 है तो उसमें दोनों ions हैं, तो फिर वो देखना पड़ेगा कि कहां से कहां सिस्टम ले जाएगा based on their potential। देखें कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ये देखना है। पहला कॉपर +2 में है ना, सबसे बढ़िया काम इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, कॉपर +2, आयरन 0, आयरन +2, कॉपर। सर कॉपर आयरन के सामने रिड्यूस होगा क्या, यस कॉपर रिड्यूस होगा क्योंकि उसका SRP ज्यादा है, तो ये हो रहा है, और आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट है, बट ऑप्शन करेक्ट है ये नहीं। हमसे पूछा है नॉट अकर, ये भी ध्यान रखना है कि कैन अकर और कैन नॉट अकर दे रखा है। FeSO4 अगेन, Fe किस में है, +2 में, जिंक किस में है, 0 में, जिंक +2 में, आयरन 0 में। अगेन फेरस क्या कर रहा है, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है मेटेलिक आयरन में, और वो क्यों करेगा, क्योंकि आयरन का जिंक से ज्यादा है, आयरन का एबिलिटी जिंक से ज्यादा है खुद को रिड्यूस करने का, तो ये रिएक्शन होगा। थर्ड में क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या है, +2 है ना, सिल्वर क्या है 0, कॉपर क्या है 0, और सिल्वर क्या है +1। अब आप बताओ कि कॉपर सिल्वर को ऑक्सीडाइज करेगा, नहीं, कॉपर सिल्वर आयन को रिड्यूस करेगा, यानी मेटेलिक कॉपर जो है वो सिल्वर आयन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और यहां क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है कि सिल्वर जो है वो कॉपर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। सिल्वर कॉपर को रिड्यूस कर ही नहीं सकते क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो सिल्वर खुद को रिड्यूस करेगा, यानी ये रिएक्शन जो है ये फॉल्टी रिएक्शन है, और इसीलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फोर्थ देखें, कॉपर क्या है, +2 में है ना, और जिंक 0 में, जिंक +2, ये तो आपका इनफेमस डैनियल सेल का रिएक्शन है, यानी कि ये रिएक्शन होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन, निकल सिल्वर, निकल +2 एंड सिल्वर। ये नर्न्स्ट इक्वेशन से होगा, और ये यहां पर जो वैल्यू है, लेट मी टेल यू बिफोर हैंड, ये NTA ने गलत दिया था, और इसीलिए हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, हालांकि ये गलत है। इनफैक्ट अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सबसे ज्यादा SRP का वैल्यू ले लें फ्लोरीन का, और सबसे कम SRP का वैल्यू ले लें लिथियम का, तब भी उनका पोटेंशियल डिफरेंस इसका 1/3 या ये बोलने की इसका है ना 2.5 गुना कम ही आएगा। तो 10.5 तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वैल्यू उन्होंने गलत दिया था, बट क्योंकि हम
उसी के हिसाब से चीज़ों को चलाएंगे और उसी के हिसाब से चीज़ों का आंसर देंगे। मैं आपको क्वेश्चन करने का मेथड यहां पे बता देता हूं, एंड प्रैक्टिकली ये ईएमएफ नहीं आएगा। जस्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने एक हाइपोथेटिकल वैल्यू दे दी है, हालांकि दिस इज नॉट अ राइट वैल्यू, तो हम इसको हाइपोथेटिकल मान के काम करेंगे। देखें, यहां पर हमको निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल, और यहां पे कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 दे रखा है ना, 2.303 RT बाय F की वैल्यू 0.059 बाय N लॉग ऑफ, यहां पर आपको अब देखो प्रोडक्ट साइड में क्या है, निकल का +2 चार्ज और निकल का कोफिशिएंट इज 1 डिवाइड बाय रिएक्टेंट में क्या है, सिल्वर प्लस और उसका चार्ज कितना है 2। बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर देते हैं। E इक्वल टू E नॉट इज 10.5 माइनस 0.059 बाय N का वैल्यू इज 2 लॉग ऑफ Ni प्लस 2। Ni प्लस 2 का कंसेंट्रेशन कितना है, सॉरी 10 पावर माइनस 3 और सिल्वर का कितना है, सिल्वर का भी 10 पावर माइनस 3 है, 10 पावर माइनस 3, लेकिन सिल्वर का कोफिशिएंट 2 है तो यहां पे आ जाएगा उसका स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 10 की पावर माइनस 6 ऊपर 10 की पावर माइनस 3, ये ऊपर जाएगा, दिस इज 10.5 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 इनटू, ये ऊपर गया 10 पावर माइनस 6 प्लस 6, 10 पावर प्लस 6 माइनस 3, 10 पावर प्लस 3, 10 पावर प्लस 3 आगे आ गया, लॉग 10 बचा, लॉग 10 का वैल्यू 1, ठीक है। दिस इज 10.5 माइनस 0.059 को आप 0.06 लिख सकते हैं, है ना, 0.06 एक्चुअली में 0.03 इंटू 3 हो गया, तो दिस बिकम्स 10.5 माइनस 0.09, तो दिस इज 10.41, 10.50 में से 0.09 गया तो ईएमएफ आया 10.41 वोल्ट्स। दिस इज माय करेक्ट आंसर, 10.41 वोल्ट इज माय करेक्ट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, नोट कर लें। चले आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर हाफ सेल रिएक्शंस फॉर प्रोसेस गिवन है, बोला नहीं है कि भैया ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो देखो यहां पर मैंगनीज +7 में है, मैंगनीज +2 में है, सीधे सीधे रिडक्शन हो रहा है। वो नहीं समझ आए तो देखो मैंगनीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जितना उसके ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल का चेंज है। तो MnO4 माइनस से Mn+2 में वो 5 से डिक्रीज होता है, और वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का पर मोल का नंबर है। यानी मोलर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे किसी भी स्पीशीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस के लिए, उसके चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, और वही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर भी होगा। लेकिन यहां पर जो ईएमएफ गिवन है वो है +2 से +7। कितना गिवन है, +2 से +7, यानी कि उल्टी रिएक्शन का ईएमएफ गिवन है। तो यहां पर हमको पोटेंशियल तो दे रखा है किसका, ऑक्सीडेशन का, और रिएक्शन जो दे रखी है वो दे रखी है रिडक्शन की। तो सबसे पहले तो इसको रिडक्शन रिएक्शन को, रिएक्शन तो रिडक्शन ही है, हम इसके पोटेंशियल को क्या करें, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करें। सो MnO4 माइनस से Mn+2 का पोटेंशियल कितना हो गया सर, इसका -1.51 है तो इसका 1.510 वोल्ट हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव का क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब दूसरा, हाफ O2 + 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग H2O। ये हाइड्रोजन सॉरी H+ को ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी वाटर का क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन। और यहां पे सही लिखा है 0 से -2, यानी ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1.223। अब क्या है, E नॉट ऑफ O2 से H2O, दिस इज 1.223 वोल्ट। अब जाहिर सी बात है, सपोज इसका ईएमएफ क्या है, x1, इसका ईएमएफ है x2, सो x1 इज ग्रेटर देन x2, यानी कि जो टेंडेंसी है किसकी, आपके Mn+7 से Mn+2 जाने की, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू O2 से H2O जाने की। यानी कि आपका मैंगनीज जो है वो +7 से +2 में कन्वर्ट होगा, और जो ऑक्सीजन है वो O2 से H2O में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या होगा, अदर वे अराउंड होगा। यानी मैंगनीज जो है, यानी कि जो फिजिबल रिएक्शन होगी, जो फिजिबल प्रोसेस होगा, वो फिजिबल प्रोसेस क्या होगा कि MnO4 माइनस जो है ये तो कन्वर्ट होगा Mn+2 में, बिकॉज उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है।
दूसरा, ये जब खुद को रिड्यूस करेगा तो ये कहलाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वाटर ऑक्सीजन कपल में ये क्या करेगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहां पे रिएक्शन क्या बनेगी, H2O गिविंग O2। दिस इज माय फिजिबल रिएक्शन, ये मेरा फिजिबल प्रोसेस होगा। और ये मैं आंसर किस बेसिस पे कर पाया, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे। जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या ये बोले कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, वो खुद को रिड्यूस करता है और सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। जो सेल्फ रिडक्शन करेगा वो एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। सो मैंगनीज यहां पर क्या करेगा, सेल्फ रिडक्शन, और वाटर को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या है, विल द परमैंगनेट आयन, कौन है परमैंगनेट आयन, ये भाई साहब, विल द परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस लिबरेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। यस, वी कैन सी कि परमैंगनेट आयन सेल्फ रिडक्शन करके इसे क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो वाटर में से उसने क्या लिबरेट कर दिया, ऑक्सीजन लिबरेट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। यस, H+ है, एसिड की प्रेजेंस में कर देगा, क्योंकि ये रिएक्शन भी किसके मीडियम में होती है, एसिडिक मीडियम। किस मीडियम में होती है, एसिडिक मीडियम। तो इसका जो आंसर है वो नो और यस में से यस है। तो नो वाले क्या हो गए, नो वाले हमारे गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब यस तो है, दो ऑप्शन है, हमको E0 सेल भी निकालना है। तो अब बताओ, कैथोड पे कौन गया, दिस, एनोड पे कौन गया, दिस। व्हाट इज E0 सेल, E0 सेल इज SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। अब SRP ऑफ कैथोड क्या है, 1.510, 1.510 माइनस 1.223। तो ये 1.5 और 1.22 के बीच का डिफरेंस लगभग कितना आ जाएगा, 0.287 वोल्ट। तो दिस इज 0.287 वोल्ट, यानी मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। एक्सक्यूज मी, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 0.287 वोल्ट। दिस इज माय आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोलर कंडक्टेंसेस ऑफ NaCl, HCl, CH3COO, Na एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर कोई स्ट्रांग हो चाहे वीक हो 100% आयनाइज होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि जिस डाइल्यूशन के बाद उसका जो कंडक्टेंस है उसका वैल्यू में कोई फर्दर चेंज ना आए, जिस पॉइंट पे ये हो जाए वो पॉइंट है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वहां पे आपके इंडिविजुअल आयंस का सम टोटल क्या होता है, कंडक्टेंस के सम के बराबर, है ना। तो यहाँ पे सब क्या है, मोनोवैलेंट स्पीशीज है, सबकी वैलेंसी 1 है। तो NaCl, HCl और CH3COO, Na, इनका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या है, रिस्पेक्टिव वैल्यू दे रखा है। मुझे किसका निकालना है, एसिडिक एसिड का। तो यहां पर सिंपल सा है कि कोलरॉश के हिसाब से सभी आयंस का सम टोटल उस इलेक्ट्रोलाइट के बराबर होगा। तो वो आयन चाहे आप कहां से प्राप्त करें, किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से प्राप्त करें। तो मेरे पास डायरेक्टली एसिडिक एसिड नहीं है ना। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिडिक एसिड का हमको मोलर कंडक्टेंस निकालना है। तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि इसमें आयंस क्या क्या है। इसमें आयंस क्या है, एक तो एसीटेट आयन है और एक H+ आयन है। ये दो आयंस मेरे पास हैं। तो एसिटिक एसिड बनाने के लिए मुझे एसीटेट चाहिए। तो एसीटेट कहां से प्राप्त होगा, CH3COO, Na। तो ये हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO, Na प्लस H चाहिए तो लैम्डा इन्फिनिटी HCl। यस, ये दोनों आ गए, मेरे पास H भी आ गया, मेरे पास CH3COO भी आ गया। मेरे को क्या नहीं चाहिए, साथ में टैग अलोंग कौन है, Na और Cl। तो मैं माइनस कर दूंगा लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NaCl। क्लियर है। अब बताओ सोडियम एसीटेट का कितना दे रखा है, सर सोडियम एसीटेट का दे रखा है 91। सो दिस इज 91 प्लस HCl का कितना दे रखा है, HCl का दे रखा है 426.16, 426.16। इन दोनों में H और Na का डिफरेंस है, H स्मॉलर है ना, इसलिए उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो ज्यादा आ रहा है। माइनस NaCl का कितना है, NaCl का है 126.45, 126.45। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 7.16। ये आपका 6 और 1 7, 9 और 2 11, 517.16 माइनस 126.45। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1517.16, 126.45, 11 में से 4 गए बचे 7, है ना। 6 में 6 गया 0, 11 में से 2 गए 9,
390.71। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा 390.71 विद द सेम यूनिट जो ये यूनिट यहां पर दे रखा है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज माय आंसर। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपली कुछ नहीं करना। आयंस चाहिए मुझे, आयंस कहां से मिलेंगे? आयंस इसके इलेक्ट्रोलाइट से मिलेंगे। लेकिन सर क्या ये 100% आयनाइज होगा? यस, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सब क्या होता है 100% आयनाइज होता है, तो ये भी 100% आयनाइज होगा। तो इसका आयंस और H+ का आयंस मिला के क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस। चले ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा गला खराब है तो प्लीज डोंट माइंड। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में एक कंपोनेंट आ जाता है विच इज वाटर, और उस केस में आप चाहे कंसंट्रेटेड भी लोगे तो भी आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा कैथोड पर? सेम। अभी बोल रहा है एनोड पे क्या मिलेगा? तो एनोड पे आपका क्या होता है डाइल्यूट केस में? वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, और उस केस में आपको क्या मिलता है? उस केस में आपको मिलता है ऑक्सीजन गैस। तो ये आपकी एनोडिक रिएक्शन हो गई। दिस इज व्हाट हैपेंस एट एनोड, दिस इज द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड। और एनोड पे आपको क्या क्या मिल रहा है? देखो, आपको H+ जा रहा है सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रोड पे क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन गैस। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ये वही जो हमने रिएक्शन लिया था कैल्शियम क्लोराइड, जो आपके टेबल वाला क्वेश्चन था। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मॉल्टन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम +2 Cl-, इसमें टूटा। अब कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लेके मेटालिक कैल्शियम बना लेगा। अब कुछ ना करो तो आप सिंपल स्टोइशियोमेट्री भी लगा लो तो भी आंसर आ जाएगा 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 20/40। दैट इज मोल्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 0.5 मोल। अब आप देखो नंबर ऑफ फैराडेज कितने लगेंगे, चार्ज कितना लगेगा? चार्ज कितना लग रहा है? डबल, यानी 2 टाइम्स मोल्स ऑफ कैल्शियम। 2 टाइम्स मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने हैं? 0.5। तो आपके नंबर ऑफ चार्ज यूनिट्स कितने हो गए? 1 फैराडे। तो नंबर ऑफ फैराडेज कितने लग जाएंगे? 1। सिंपली आप ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। व्हाट वी कैन से इज कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडेज। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? मोल्स इनटू एन फैक्टर। कैल्शियम का एन फैक्टर कितना है? 2। मोल्स कितने हैं? 20 ग्राम में 20/40, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स, और एन फैक्टर कितना हो गया? 2, ये हो गए फैराडे। तो 2 20 40, 40/40 1। तो कितने फैराडेज हो गए? 1 फैराडे। सो एग्जैक्टली हमको कितना फैराडे मिलेगा? 1 फैराडे ऑफ कैल्शियम मेटल। क्लियर है यहां तक? दिस इज अवर आंसर। ये मेरा आंसर हो गया। इजी। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सेल रिएक्शन 2Fe+3 2I- गिविंग 2Fe+2 प्लस I2। ये क्वेश्चन के लिए हमको वापस से क्या निकालना है? डेल्टा G नॉट। तो देखो सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना? तो कुछ ना कुछ सालों में, 3-4 साल में, हमेशा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि एक है ना एक एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबल आंसर ही दे सकते हैं। तो प्रोबेबल आंसर ये है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उस क्वेश्चन के रिपीट होने की जो 3-4 साल पहले आ चुका है। ऑब्वियसली उसका टाइप चेंज होगा। यहां पर क्या है? सेल रिएक्शन दे रखी है और E0 सेल दे रखा है। मुझे यहां पे क्या निकालना है? डेल्टा G नॉट। अगेन वही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। डेल्टा G नॉट इक्वल टू -NF E0 ऑफ सेल। अब मुझे E0 सेल दे रखा है 0.24, तो हम क्या करेंगे? इधर फैराडे की वैल्यू है 96500। सो डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ N कितना है यहां पर? Fe+3 से Fe+2 तो 1 है, लेकिन टोटल कितना है? 2। तो N का वैल्यू हो गया 2। ये हुआ 96500 इंटू EMF कितना है? 0.24। ठीक है। अब किलो में चाहिए इसलिए डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 गए, है ना? -2 इंटू 965, तो ये हुआ 2 5 10, 2 6 12 13, 2 9 18 19, 1930 डिवाइड बाय 10 इंटू 0.24, सॉरी 24, 0 से 0 गया।
यानी ये आ रहा है -193 इंटू 0.24। 0.24 लगभग 0.25 के बराबर है। तो दिस इज ऑलमोस्ट 1/4। दिस इज ऑलमोस्ट 1/4। तो डेल्टा जी जो है वो कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट इसका 1/4। 4 4 16 5 5 20, तो 40 50 के बीच में होना चाहिए। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 46.32। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा -46.32 किलो जूल पर मोल। दैट इज योर आंसर। 0.24 लगभग 0.25 के बराबर है, और 0.25 को हम क्या बोल सकते हैं? 1/4। तो 1/4 ऑफ दिस वैल्यू मेरा आंसर आ जाना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज -46.32 किलो जूल पर मोल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि n का वैल्यू कितना है? 1 है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज, दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन, ये तो डेटा गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है हमको। अब ई नॉट सेल, डेल्टा जी क्या हो जाता है? 0। तो डेल्टा जी नॉट वहां पर क्या होता है आपका? RT/ln/Q, उसके बराबर। और वहां से अगर अपन कट शॉर्ट करके डायरेक्ट रिएक्शन लिखें तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाय n log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज Kc। तो यहां पे अपन लिख लेते हैं ई नॉट सेल मुझे गिवन है, कितना गिवन है? 0.59 इक्वल टू 0.059 इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन log ऑफ Kc। इसको कैंसिल आउट करोगे 10 टाइम्स, यानी log ऑफ Kc किसके बराबर आ गया मेरे? 10। अब किस नंबर का log 10 होगा, है ना? तो यहां पर आता है एक कॉन्सेप्ट कि आपका हर 10 के मल्टीपल में कोई नंबर है, कोई लीनियरली अगर किसी x फैक्टर से चेंज हो रहा है, तो आपका जो उसका एंटी लॉग होगा वो 10 की पावर में चेंज होगा। यानी कि Kc निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा? जो इसका बेस रहा होगा उसकी पावर में वो नंबर चढ़ा दूंगा जो उस लॉग Kc का सॉल्यूशन है। यानी कि Kc इज 10 टू द पावर 10। और आसान भाषा में बोलें तो लॉग Kc का वैल्यू अगर 10 है तो Kc का वैल्यू एंटी लॉग ऑफ 10 होगा। अब एंटी लॉग में क्या करते हैं? बेस जो देखते हैं, इसका बेस 10 है, तो 10 की पावर में क्या आ जाएगा? 10। यानी कि इस नंबर का जब मैं लॉग लूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। इसीलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 1 × 10 पावर 10, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा ही बढ़िया मस्त क्वेश्चन है। इसमें बोला है कोरिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ईएमएफ वैल्यूज एंड शोन इन द डायग्राम, इनमें से कौन सी स्पीशी है जो डिस्प्रपोर्शनेट होगी? अब डिस्प्रपोर्शनेट क्या होता है? एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर पाना। तो एक ही एटम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर पाए, इसके लिए उनको हटा दो जो एक ही काम कर पाए, या तो ऑक्सीडेशन कर पाए या रिडक्शन कर पाए। जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन +7 में है और यहां पे ब्रोमीन किस में है? -1 में। तो ये इनकी रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स हो गई, यानी इसके ऊपर ये नहीं जा सकता और इसके नीचे ये नहीं जा सकता। तो आपका BrO4- और Br- तो ऑप्शन में ही हटा दो आप, ये दोनों तो करेंगे नहीं, क्योंकि या तो एक ऑक्सीडाइज हो सकता, Br- ऑक्सीडाइज हो सकता, और BrO4- रिड्यूस हो सकता। ठीक है। दूसरी बात, ये +7 से ये गया +5, ये +5 से गया +1, और ये +1 से गया 0। तो ये जो चेन है, ये चेन केवल रिडक्शन की दे रखी है। हमको जब सेल रिएक्शन निकालनी होती है तो हम सिंपली क्या करते हैं? कैथोड का SRP और एनोड के SOP को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। ये भी करने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमको सिर्फ ये देखना है कि डिस्प्रपोर्शनेट कौन होगा। इसके लिए मैं ये जानता हूं कि जो E ऑफ सेल होगा उसका पॉजिटिव होना जरूरी है। यानी कि जो भी डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है उसके लिए जो E0 आएगा, जो भी प्रोसेस का E0 आएगा, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर वो पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब वो सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास स्पीशीज 3 बचती हैं। तो बेसिकली HBr और BrO4- तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो या तो Br2 है या BrO3- है या फिर HBrO है। तो एक बार हम देखते हैं BrO3- के लिए देखते हैं पहले, क्योंकि यहां से सीक्वेंस में बढ़ेंगे आगे। तो BrO3- के लिए हम क्या देखेंगे? E0। अब BrO3-
आगे जा रहा है, इसका पोटेंशियल कितना है 1.5, है ना, कितना है पोटेंशियल 1.5, ठीक है, ये रिडक्शन हो रहा है। फिर ये जो पीछे जा रहा है, ये पीछे क्या जा रहा है, पीछे तो जा नहीं रहा है, ये तो यहां से यहां का पोटेंशियल है 1.82, तो 1.82 प्लस 7 से प्लस 5 का है। तो आप क्या करो, या तो माइनस ऑफ दिस पोटेंशियल कर दो, है ना, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये कैथोडिक रिएक्शन और ये एनोडिक रिएक्शन, ये रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो आप इसका पोटेंशियल कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल 1.82, तो या तो आप एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड कर दो। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एसआरपी ऑफ कैथोड तो हमने लिख लिया 1.5, इसको 1.50 ले लेते हैं, प्लस करके या तो इसका उल्टा काम क्या हुआ, एनोडिक रिएक्शन क्या होगा, +5 से +7, उसके लिए पोटेंशियल होगा -1.82। आइदर राइट दिस और यू कैन राइट E नॉट इक्वल टू 1.50 माइनस एसआरपी कितना है 1.82। ईदर वेज योर आंसर विल बी नेगेटिव, योर आंसर विल बी नेगेटिव, यानी कि ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। ये रिएक्शन नॉट फीजिबल है, इसका मतलब BrO3 माइनस डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होगा। अगली बारी किसकी है, BrO3 माइनस हटा दो, अगली बारी है HBrO की। HBrO के लिए, HBrO के लिए क्या हो रहा है, HBrO आगे जा रहा है 1.595, तो आपका E नॉट क्या होगा 1.595, क्योंकि ये रिडक्शन है, प्लस पीछे जाने वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, है ना, तो ये आगे गया और ये पीछे गया, +1 से +5, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.5 हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां का 1.5 है, तो पीछे जाने का -1.5 हो गया, -1.50, या फिर आप बोल सकते हो 1.595 माइनस ऑफ 1.50। इधर वे आपका जो E है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये हो जाएगा पॉसिबल, दिस विल बी पॉसिबल, यानी कि आपका HBrO डिस्प्रपोर्शनेट होगा। एंड सिंस इट्स अ सिंगल करेक्ट चॉइस, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया HBrO। अगर आप ब्रोमीन के लिए भी देखोगे तो ये हो गया 1.0652 और ये पीछे हो गया 1.5950, तो इसका भी E क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ब्रोमीन भी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होगा। सो इट इज BrO माइनस या HBrO विच अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। नोट कर लें इसको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट with electrolytic conductivity of 5.76 into 10⁻³ Siemens सेंटीमीटर इनवर्स। ये मुझे क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 विद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी Siemens सेंटीमीटर, यानी कपा का वैल्यू है मेरे पास, कपा इज 5.76 into 10⁻³ ऊपर से कंसंट्रेशन कितना है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी 0.5 मोलर। अब मुझे क्या निकालना है यहां पर, मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मोलर का यूनिट भी देखो दे रखा है मुझे, तो लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। अब आपके पास कप्पा का वैल्यू कितना है 5.76, सो लैम्डा m इक्वल टू 5.76 इंटू 10⁻³ यस -3, और इंटू 1000 करोगे तो 10⁻³ डिवाइड बाय कंसंट्रेशन कितनी है 0.5, तो ये तो सिरे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5.76, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 6 12, 2 7 14 15, 2 5 10 11, तो 11.52 Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसका क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस। दिस इज योर आंसर। इस कंसंट्रेशन पर 0.5 पर इतने कप्पा के साथ, है ना, पर ml की कंडक्टेंस मुझे दे रखी है, तो मुझे किसकी 0.5 मोलर की निकालनी है, तो दैट इज माय आंसर 11.52 Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन जो है वो सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, ये दोनों चीजें क्लास 12 के सभी टॉपिक्स में आती हैं, चाहे आप सॉल्यूशन ले लो, चाहे आप केमिकल काइनेटिक्स ले लो, इलेक्ट्रो तो आप देख ही रहे हो, है ना, तो क्वेश्चन दोनों का बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल एज वेल एज कॉन्सेप्ट। चले, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस
बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड्स। करंट दे रखा है 1 एम्पियर, टाइम दे रखा है 60 सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे। तो हम क्या निकालते हैं यहां पे, हम निकालते हैं Q बेसिकली क्या है, चार्ज है ना। Q इज व्हाट, चार्ज। Q इज योर चार्ज एंड Q का जो फॉर्मूला है दैट इज करंट इनटू टाइम इन सेकेंड्स। अब करंट कितना है मेरे पास, करंट दे रखा है आपको 1 एम्पियर और टाइम दे रखा है 60 सेकेंड्स। तो ये हो गया मेरे पास 60 कूलम्स। कितना हो गया, 60 कूलम्स। अब मुझे ये मालूम है कि 60 कूलम्स जो है वो उसके मोल को रिलेट नहीं करेगा, लेकिन फैराडे जरूर कर लेगा। हम ये बोलेंगे नंबर ऑफ फैराडेज जितने होते हैं, नंबर ऑफ फैराडेज जितने होते हैं, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। सो नंबर ऑफ फैराडेज के लिए हम क्या करेंगे, Q इन कूलम्स डिवाइड बाय 96500 या कोई और कांस्टेंट दे रखा हो वो भी देख लेते हैं। तो Q अपॉन 96500 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 60 अपॉन 96500, ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो 6 अपॉन 965 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये हो जाएगा लगभग 36 डिवाइड बाय, मैं 2 डेसिमल पीछे ले लूंगा, 9.65 इंटू 10 पावर 2 विच विल मेक इट 10 पावर 21, 9436। अब ये 9 भी नहीं है और ये पूरा 36 भी नहीं है, मतलब बेसिकली हमने ऑलमोस्ट उसको 36 लिया है। तो 36 बाय 9 होता 4। सिंस डिनोमिनेटर 9 से बड़ा है तो ये जो वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये 4 से कम होगा। तो हमको ऑप्शन में क्या चेक करना है कि 4 से कम हो और 10 की पावर 21 हो, है ना। हमने इतना किया ना, 96, 66, 36, तो 10 पावर 21, 9436, 3.7 इंटू 10 पावर 21 आ जाना चाहिए, है ना। दिस इज सपोज टू बी माई आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज सपोज टू बी, फर्स्ट ऑप्शन इज सपोज टू बी माई आंसर। ठीक है, 9650 है ये, है ना, तो एक 0 और आएगा, 10। 9.65 अपन ने काट दिया था, एक 0 लगाना यहाँ पे मिस हो गया था, तो 9650 अपना हो गया। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3.75 इंटू 10 पावर 20। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। या फिर आप इसको, एक बेसिक मेथड है कि Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल टू NE। अब Q का वैल्यू है 60 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को N मान लो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स। तो N हो जाएगा आपके पास 60 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर -19 विच इज 10 पावर 20, 6 अपॉन 1.6, 3.75 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। ये मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर। तो यहां से भी यू विल गेट द सेम आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, द प्रेशर ऑफ, कहां गया ये रहा क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर। प्योर वाटर में आपको हाइड्रोजन का जो रिएक्शन आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो होगा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2। तो अगर मैं इसका प्रेशर P मान लूं और इसका प्योर वाटर का H प्लस का कंसंट्रेशन होता है 10 पावर -7 मोलर, तो ये मेरे पास डेटा हो गया। अब मुझे बोल रहा है कि H2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 लेना है, उसके लिए प्रेशर कितना लगेगा ये बताना है प्योर वाटर के अंदर। अब ये प्योर वाटर में इसका कंसंट्रेशन है, इसका स्टैंडर्ड वैसे ही 0 होता है, कुछ भी करो स्टैंडर्ड क्या होगा, 0 होगा। तो वो स्टैंडर्ड नहीं पूछ रहा है, वो प्रेशर का वैल्यू पूछ रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, 0। तो यहां पे हम लगाएंगे E रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 डिवाइड बाय N लॉग ऑफ, अब इसमें एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय H प्लस का होल स्क्वायर। अब आपको रिडक्शन पोटेंशियल क्या रखना है, 0। ये तो वैसे ही जन्मजात क्या होता है, 0 होता है, माइनस 0.059 बाय N का वैल्यू हो गया, यहां पे देखो कितने N है, 2, तो N का वैल्यू हुआ 2 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 मुझे निकालना है, और H प्लस कितना हो गया, 10 पावर -7, उसका स्क्वायर हुआ 10 पावर -14। अब आप देखो
ये जीरो, ये जीरो, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके तो जीरो। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 10 टू द पावर -14 इक्वल टू जीरो। यानी लॉग ऑफ दिस नंबर इज जीरो। किसका लॉग जीरो होता है? 1। तो ये नंबर क्या हो गया? 1। सो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 10 टू द पावर -14 इज इक्वल टू 1। या आप इसका एंटी लॉग लोगे तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आया मेरे पास? 10 टू द पावर -14 atm। दैट इज माय आंसर। इतने प्रेशर पे क्या होगा? इतने प्रेशर पे होगा क्या? ये देखो, इतने प्रेशर पे ये होगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल होकर log 1 हो जाएगी। सो log 1 इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो वैल्यू मेक्स इट 0। ये 0 था ही, 0 - 0 is 0। तो 0 कब आएगा आपका? जब ये प्रेशर और H प्लस का स्क्वायर क्या हो? सेम हो। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड का मतलब है मेरे पास आयंस क्या है? Na+ एंड Cl-। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए Cl- किस में कन्वर्ट होगा? Cl2 गैस में। अब ये जो बैलेंस रिएक्शन है, दिस इज योर बैलेंस रिएक्शन। क्लोरीन के लिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे? एन फैक्टर निकाल सकते थे। जो एन फैक्टर होता वही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता। अब ये कितना चार्ज पास कर रहा है? 0.1 मोल क्लोरीन बनाने के लिए, 0.1 मोल क्लोरीन बनाने के लिए। सो अगर मुझे इसका 0.1 मोल बनाना है तो इसका 2 × 0.1 मोल चार्ज का वैल्यू लगेगा। यानी कि नंबर ऑफ फेराडेज कितने हो गए? 0.2 फेराडेज, क्योंकि 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन्स है तो 0.2 कितना हो गया? फेराडे। 0.2 क्या हो गया? फेराडे। एक फेराडे में कितने कूलाम्स होते हैं? 96500। तो ये हो गया आपका कूलाम का वैल्यू। इज इक्वल टू करंट कितना दे रखा है? करंट दे रखा है 3 एम्पियर्स। करंट इज 3 एम्पियर्स एंड टाइम इन सेकेंड्स इज TS लिख लेता हूं मैं। ठीक, तो मेरा T इन सेकेंड्स कितना आया? 2 × 9650 डिवाइड बाय 3। 3 इधर आ गया। मुझे टाइम चाहिए किसमें? ऑप्शंस में। ऑप्शंस में मिनट्स दे रखे हैं, तो T इन मिनट्स कितना हो गया मेरा? 2/3 × 9650 डिवाइड बाय, एक सेकंड में मिनट्स कितने होते हैं? 1/60। तो 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया, है ना? 236। तो दिस इज 965/9। अगर ऊपर 900 होता और नीचे 9 होता तो ये 100 मिनट्स आता। ये 9 से ज्यादा है, ठीक है? तो ये लगभग 919, 9545, 9654, 9763, फिर 2 बचा, 9218, 107.22 मिनट्स। इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा? 107.22 मिनट्स। वो ये भी हो सकता है कि हमने इसको 96500 लिया है ना, लेकिन अगर इसको 96487 लेते तो ये और कम वैल्यू आता, ठीक है? तो इसका जो आंसर है दैट शुड बी अराउंड ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपका यहां पर क्या हुआ? 110 मिनट्स हो गया। बेसिकली हमने क्या किया? जितने मोल क्लोरीन बनाने हैं उसके इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। जैसे इसका एन फैक्टर कितना है? 2, तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो गए? मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो 0.2 फेराडे। तो डायरेक्टली भी मैं चार्ज निकाल सकता हूं। अब क्योंकि चार्ज कूलम के साथ करंट एम्पियर और टाइम सेकंड्स में रिलेट होता है, तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? कूलम्स में। क्लियर? एंड यू विल गेट द आंसर एज 107.22 मिनट्स। क्लियर? तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसे ही वी विल मीट विद न्यू टॉपिक्स इन द अपकमिंग वीडियोस ऑफ आवर नीट PYQ सीरीज। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद एवरीवन।